आपका हेयर लाइन थोड़ा सा पीछे की तरफ जा रहा है, हेयर लाइन रिसीड होना शुरू हो गया है। और फिर जब भी आपने ये चीज अपने मिरर में नोटिस किया तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेसफुल फैक्टर था। भाई बाल बड़े पीछे जा रहे हैं, हर बार टूट रहे हैं, यहाँ भी गंज पड़ रहा है, यहाँ भी क्या करूँ। एंड अब 1 साल पहले उसने ट्रीटमेंट शुरू किया, तब तक हालात इतनी बुरी हो गई थी कि उसकी ना यहाँ तक बाल पहुँच गए थे। आपने ये सोचा कि अब इस चीज से हमको कैसे फाइट करना चाहिए, कैसे हमको अपनी इस रिसीडिंग हेयर लाइन को ठीक करना चाहिए। आपने सोशल मीडिया को खोला, यूट्यूब पर आपने देखा कि बहुत सारे ओपिनियंस, बहुत सारे डॉक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स के मिल रहे हैं जिसमें वो बहुत सारे क्लेम्स भी कर रहे हैं। इसकी वजह से ये पूरा एक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अगर आपने कोई भी एक अनवेरिफाइड सलाह मान करके अपना ट्रीटमेंट खुद ही शुरू भी कर दिया तो आपका एक समय निकल गया जिसमें इस रिसीडिंग हेयर लाइन को आप ठीक कर सकते थे। तो इस वीडियो में हम रिसीडिंग हेयर लाइन क्यों होती है, उसके क्या कारण होते हैं और उसको हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या हेयर ट्रांसप्लांट इज द फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इसी तरह के और भी कई क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम डॉक्टर सत्या सारस्वत है। मैं एक गोल्ड मेडलिस्ट प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। इसने MBBS 5.5 ईयर्स, फिर 3 ईयर्स MS और फिर उसके बाद 3 ईयर्स MCH भी किया है प्लास्टिक सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरी में। और उसके बाद इसी फील्ड में मुझे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने गोल्ड मेडल दिया है। 2006 से मैं हेयर लॉस की फील्ड में एक्टिव हूँ और ऐसे हजारों पेशेंट्स को ठीक कर चुका हूँ हेयर लॉस मेडिसिन के द्वारा या ट्रांसप्लांट के द्वारा, जिनका हेयर लॉस हो चुका है या जिनकी हेयर लाइन रिसीड हो रही है। इसी तरह के और भी वेरीफाइड साइंटिफिक वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए सबसे पहले कुछ मिथ बस्ट करते हैं अबाउट द रिसीडिंग हेयर लाइन। पहला एक मिथ है कि अगर थिनिंग शुरू हो गया, हेयर लाइन ने पीछे जाना शुरू कर दिया, तो अब ये परमानेंट हेयर लॉस है और इसको किसी भी तरीके से रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दूसरी चीज, हम ये सोचते हैं कि हेयर लाइन का रिसीडिंग होना, पीछे की तरफ जाना या हेयर लॉस होना, ये 40s या 50s की ही बात है। तो ये भी गलत है। हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें हमने देखा कि जो भी यंग एज में, लेट टीन्स और अर्ली 20s में भी ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको हेयर लॉस हो रहा है। तो उनके कारणों जानने के लिए ऊपर दिए हुए लिंक पर आप क्लिक करें। तीसरा है कि केवल ऑयल्स यूज करने से, हेयर ऑयल जैसी चीजें यूज करने से ही आपका हेयर लॉस हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं हमसे, हेयर ऑयल बता दीजिए जिससे मेरे बाल वापस आ जाए। तो ये एक मिथ है, ऐसा दोस्तों नहीं होता है। और चौथा है कि हेयर ट्रांसप्लांट इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट। दैट इज रॉन्ग। पहले आपको हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहिए अर्ली स्टेजेस में। अगर आपका भी हेयर लॉस हुआ है तो हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका हेयर लॉस कहां से शुरू हुआ, फ्रंट से या क्राउन से। ये हमको एक एडिशनल जानकारी देगा कि आजकल का जो हेयर लॉस पैटर्न है इन द कॉमन सोसाइटी वो किस तरह का हो रहा है। तो आइए अब देखते हैं कि हेयर लॉस जो है इसका साइंटिफिक रीजन क्या है। तो जैसा हमने कई बार कई वीडियोस में डिस्कस किया है, पहला कारण है DHT। हाई लेवल्स ऑफ DHT की वजह से आपके हेयर्स जो हैं वो न्यू हेयर सेल फॉर्मेशन कम हो जाता है। इसकी वजह से आपके हेयर्स थिन होने शुरू हो जाते हैं। तो एक हेयर की जो साइकिल है, ग्रोइंग साइकिल, जो कि 2 to 6 ईयर्स हो सकती है और जिसका ड्यूरेशन, अगर हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, मेल पैटर्न या फैमिली में जेनेटिक्स की वजह से हेयर लॉस है, तो उसमें जो ग्रोइंग फेज है वो छोटा हो जाता है और फिर वो 3 से 4 महीने के लिए स्लीपिंग फेज में चला जाता है। नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से ग्रोइंग फेज में आता है तो वो बाल पतला हो चुका होता है, जिसको बोलते हैं मिनिएचराइजेशन। मिनिएचराइजेशन में अगली साइकिल का हेयर पतला होता है। इसके अगली सब्सिक्वेंट साइकिल्स में या 1 या 2 साइकिल के बाद में वो रूट हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आपने अर्ली स्टेज में अगर नोटिस किया है तो इट इज रिवर्सिबल। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है कि आप आइडेंटिफाई करें कि आपका हेयर लॉस अगर स्टार्ट हुआ है तो उसको थोड़ा सा आप ध्यान दें, बजाय कि उसको लास्ट स्टेज पे पहुंचने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करूंगा, हेयर लॉस और हेयर शेडिंग। ये 2 चीजें हैं। कल हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आया जिसको 4-5 साल से लगभग 50 to 70 हेयर्स पर डे का हेयर लॉस हो रहा था, बट देखने में उसका ग्रेड 1 हेयर लॉस भी नहीं था। वो चिंतित था कि मेरे शैम्पू में या जब भी मैं बालों को पकड़ता हूँ या छूता हूँ या कंघी करता हूँ तो मेरे हाथों में काफी सारे बाल आते हैं, बट एपरेंट हेयर फॉल नहीं है। देखिए 50 to 100 हेयर लॉस पर डे इज क्वाइट नॉर्मल। ऐसा गूगल में आप करेंगे तो आपको दिखेगा। आप गूगल करेंगे नॉर्मल हेयर लॉस तो आपको पता चलेगा। तो हो क्या रहा है, हेयर शेडिंग भी हो रहा है और रीग्रोथ भी हो रहा है। हमारे सर पर टोटल जब हम जन्म लेते हैं तो 1,100,000 हेयर्स होते हैं, 1 लाख हेयर्स होते हैं। अगर आपका रोज 50-100 बाल गिर रहे हैं और अगर वो वापस नहीं उगाएंगे तो लगभग 4-5 साल में आपके पूरे हेयर्स चले जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपकी शेडिंग होती है और फिर रीग्रोथ होती है। अगर आपकी शेडिंग ज्यादा हो और रीग्रोथ कम हो तो आपका हेयर लॉस का स्टेज आता है जिसमें वो वापस आपके बाल नहीं
नहीं आते हैं। तो ये हमको हर बार के हेयर फॉल से भी हमको एक्सेसिव स्ट्रेस में नहीं आना है। इसी के साथ आप अपनी लाइफस्टाइल को भी देखें, अगर लाइफस्टाइल स्ट्रेसफुल है तो उसकी वजह से भी हेयर फॉल होता है। जेनेटिक्स तो ऑब्वियसली मेल पैटर्न बॉल्डनेस का रीजन है ही। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन भी आजकल एक नया तरह का फैक्टर है जो काफी सारी स्टडीज में देखने में आ रहा है, जिसकी वजह से हेयर लॉस होता भी है। इसकी वजह से आपके एक तरह का इन्फ्लेमेशन होता है स्कैल्प्स में, जिसकी वजह से आपका हेयर लॉस होता है। अब मैं आपको एक टिप देता हूं कि कब हेयर लॉस ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड कर सकता है। अगर आपके हेयर थोड़े पतले हो गए हैं, मगर हेयर्स हैं, बहुत पतले नहीं, बिल्कुल रोए जैसे नहीं, बिल्कुल बेबी हेयर्स नहीं, बट जो पहले थे उसकी अपेक्षा थोड़ा सा पतले हो गए हैं, स्कैल्प का सी थ्रू बढ़ गया है, तो ये रिवर्सिबल स्टेज हो सकती है। अगर वो एरिया पूरी तरह खाली हो गया है, जहां बिल्कुल स्किन शाइनिंग दिख रही है, बिल्कुल हेयर्स नहीं बचे हैं, तो वो इरिवर्सिबल स्टेज है। उस केस में अपने को हेयर ट्रांसप्लांट का सोचना पड़ेगा। इस वीडियो को आप लाइक करें अगर अभी तक आपको इसका कंटेंट अच्छा लग रहा है। आइए अब देखते हैं कि एक्चुअली में थिनिंग स्टेज में क्या वर्क करता है। देखते हैं साइंटिफिक ट्रीटमेंट्स। पहला है मिनॉक्सिडिल, जिसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पर बनाए हुए हैं। ये ब्लड फ्लो बढ़ाता है और हेयर लॉस को कम करता है। सेकंड है फिनेस्ट्राइड, जो थिनिंग को कम करता है डीएसटी लेवल्स को कम करने की वजह से, और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, बट हैज टू बी टेकन अंडर द डॉक्टर सुपरविजन। डर्मा रोलर या माइक्रो नीडलिंग या डर्मा स्टैम्प, ये कंट्रोल्ड इंजरी क्रिएट करता है, जिससे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं और आपके हेयर स्ट्रॉन्ग होते हैं। फोर्थ है पीआरपी, जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का इंजेक्शन लगाता है। इसमें भी बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो आपके हेयर ग्रोथ को बूस्ट करते हैं और स्लीपिंग से ग्रोइंग फेज की तरफ लेके आते हैं। और लास्ट फिफ्थ ट्रीटमेंट है लो लेवल लेजर थेरेपी। ये एक कैप होता है जिसमें फोटो बायो मॉड्यूलेशन या स्टिमुलेशन के द्वारा लो डोज में डायोड लेजर्स हेयर रूट्स को ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, उनको एक्टिव स्टेज में लाते हैं और आपका हेयर फॉल रोकते हैं। ये एक यूएसएफडी अप्रूव ट्रीटमेंट है। हम इसी जगह पर मैं आपको अपने एक ऐप के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है सारस्वत हॉस्पिटल ऐप। इस पर एक PKI नाम का फीचर है जो टोटली फ्री है। इसमें अगर आप कभी अपने लिए या अपने फ्रेंड सर्कल में कोई हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता है तो इसको आप डाउनलोड करें, कुछ क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन अपलोड करेंगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको आपके हेयर ट्रांसप्लांट की कॉस्ट का पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपको कितने ग्राफ्ट की जरूरत है, और साथ ही साथ आपको वो क्वेश्चंस जो अपने हेयर लॉस के क्लिनिक से पूछने चाहिए। आइए अब देखते हैं आपके स्टेज के अनुसार आपके लिए क्या रोड मैप है ट्रीटमेंट का। अगर आपका स्टेज 1, स्टेज 2 इनिशियल थिनिंग हेयर्स हैं और पूरी तरह बाल आपके गायब नहीं हुए हैं, जिसमें आप रिवर्स कर सकते हैं, तो ऐसे केस में आपको मिनॉक्सिडिल प्लस डर्मा रोलर से शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही साथ आप लेजर कैप यूज कर सकते हैं 30 मिनट्स थ्राइस अ वीक या 15 मिनट्स एवरी डे। इसी के साथ आप स्कैल्प मसाज कर सकते हैं, बहुत जोर से नहीं बट अप्रोक्सीमेटली ट्वाइस अ वीक जैसा, इसको भी ट्राई कर सकते हैं। और वीक डीएसटी ब्लॉकर्स भी इनिशियली यूज कर सकते हैं, जो नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर जैसे सौ पाल्मेटो आदि। तो ये हो गया अर्ली स्टेज। अगर आपका मिड स्टेज में हेयर लॉस है जैसे ग्रेड 3 या ग्रेड 4, तो आप इन्हीं ट्रीटमेंट के साथ में पीआरपी और फिनेस्ट्राइड, ये दोनों चीजों को भी कंसीडर करना ना भूलें। ये ट्रीटमेंट्स आपको अपने डॉक्टर की सलाह से उनकी देखरेख में ही लेना चाहिए। आप अपनी प्रोग्रेस को मंथली ट्रैक करते रहें अपने स्कैल्प के फोटोज खींच करके, जिससे कि आपको भी पता चले कि वो आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं। अगर आपका स्टेज 5 या अबव है, यानी कि एडवांस ग्रेड ऑफ बॉल्डनेस है, तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट को कंसीडर करना चाहिए, उसके लिए कंसल्टेशन लेना चाहिए। याद रखें कि एक सिंगल हेयर ट्रांसप्लांट से सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, आपको मोर देन 1 सिटिंग की भी जरूरत पड़ सकती है। अगर आप अपने लिए हेयर ट्रांसप्लांट देख रहे हैं और हमसे पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस पर आप अपने फोटोज को व्हाट्सएप करें, अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी। कुछ कॉमन गलतियां जो हमने अपने ओपीडी में देखा जो पेशेंट्स करते हैं, वो मिस्टेक्स जो आपको नहीं करना चाहिए। पहला है कि बहुत लंबे समय तक DIY वीडियोस को देख करके सालों साल वही ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और वो आपके लिए इफेक्टिव नहीं होता। दूसरा होता है यूट्यूब पर नॉन मेडिकल इन्फ्लुएंसर्स जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं फॉर अदर रीजंस, फाइनेंशियल रीजंस, उनको देख करके आप बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट लेते रहे। तीसरा है एक डॉक्टर का कंसल्टेशन बहुत डिले करना, बहुत लॉन्ग टर्म डिले करना, जब तक कि आपके हेयर लॉस कंप्लीट हो चुका है, स्किन शाइनी हो चुकी है। चौथा है हेयर फॉल स्टार्ट हुआ, आप एक क्लिनिक पे गए, उसने हेयर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया और आपने करा लिया। दिस इज अ डिजास्टर। एटलीस्ट कुछ समय आपको इनिशियल स्टेजेस में मेडिसिन जरूर ट्राई करना चाहिए। साथ ही साथ पांचवा मिस्टेक है मेडिसिन तो ले रहे हैं बट लाइफस्टाइल और डाइट को आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। ऐसे केस में भी आपको ट्रीटमेंट का बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिले, ये भी हो सकता है। हम लोग ऐसे अपनी ओपीडी प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं जो हमको
आपको आके बताते हैं कि सर मैंने 2 साल उस इन्फ्लुएंसर का वीडियो देख करके ये ट्रीटमेंट लिया और अब मेरे बाल पूरी तरह चले गए हैं, मुझे शुरू में थोड़ा सा बेनिफिट हुआ बट उसके बाद कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको एक शुरुआत के स्टेज में भी एक डॉक्टर कंसल्टेशन जरूर लेना चाहिए। इस वीडियो को आप शेयर करें अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख करके किसी अन्य व्यक्ति की भी हेल्प हो सकती है। अगर आप विदाउट हेयर ट्रांसप्लांट हेयर्स को कैसे ग्रो करना चाहिए इसके बारे में वीडियो देखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। और आप ये देखना चाहते हैं कि अर्ली स्टेज में, अर्ली 20s में आजकल हेयर लॉस क्यों हो रहा है, तो राइट साइड में दिए हुए लिंक को क्लिक करें। धन्यवाद।